नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस टेस्ट सीरीज में। आज की इस टेस्ट सीरीज में हम कहानी विधा से प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा हल करिए और देखिए कि कहानी विधा से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी को क्या नाम दिया है? कहानी ही कहा है, स्टोरी कहा है या गल्प कहा है या आख्यायिका कहा है? सी ऑप्शन है गल्प। तो आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहानी को क्या कहते हैं। सही उत्तर है इसका आख्यायिका। शुक्ल जी आख्यायिका कहते हैं, वहीं प्रेमचंद जो हैं गल्फ और कहानी दोनों कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गल्फ, केवल गल्फ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। कहानी की यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? जयशंकर प्रसाद द्वारा, जैनेन्द्र द्वारा, प्रेमचंद द्वारा या शुक्ल द्वारा? कहानी की यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है कि कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है? इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र। यह परिभाषा जैनेन्द्र की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बच्चन सिंह हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती को, प्रणयिनी परिणय को, एक टोकरी भर मिट्टी को या उसने कहा था को? सही उत्तर है इसका प्रणयिनी परिणय को। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयिनी परिणय को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। 1887 इसका समय है। किशोरीलाल गोस्वामी की यह कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा, माता दीन चांद पर, इंद्रदेव से मेरी बातें या इनमें से कोई नहीं? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर है इसका चंद्रलोक की यात्रा। इसे हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी माना जाता है। सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। केशव प्रसाद सिंह की यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है? प्रारंभिक काल की कहानियों से, द्विवेदी युग से, प्रेमचंद युग से या प्रेमचंदोत्तर युग से? हिंदी कहानी की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है? सही उत्तर है इसका द्विवेदी युग से। सन 1900 से लेकर 1916 तक द्विवेदी युग था और हिंदी कहानी की वास्तविक शुरुआत इसी से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरोहित का आत्मत्याग किसकी कहानी है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है और आपको बताना है यह किसकी है। किशोरीलाल गोस्वामी की, वृंदावन लाल वर्मा की, माधव प्रसाद मिश्र की या केशव प्रसाद सिंह की? पुरोहित का आत्मत्याग किसकी कहानी है? सही उत्तर है इसका माधव प्रसाद मिश्र की। पुरोहित का आत्मत्याग माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? राखी बंध भाई, रक्षाबंधन, तातार और एक वीर राजपूत या कलाकार का दंड? हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? सही उत्तर है राखी बंध भाई। 1909 में प्रकाशित हुई थी। किसकी कहानी है यह? यह है वृंदावन लाल वर्मा की कहानी। यह हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कहानियाँ चांद पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठियाँ, छुट्टियाँ नहीं हैं यहाँ, चिट्ठियाँ नाम से प्रकाशित होती थी? आपको बताना है कि किसकी कहानियाँ दुबे जी की चिट्ठियाँ नाम से प्रकाशित होती थी। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की, केशव प्रसाद सिंह की, वृंदावन लाल वर्मा की या चतुरसेन शास्त्री की? चांद पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठियां के नाम से प्रकाशित होती थी। सही उत्तर है इसका विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हुई हैं और यह चांद पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठियां नाम से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, रसिया बालम किसकी कहानी है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। थोड़ा सा नाम अलग है इसलिए परीक्षा में पूछी जा सकती है। जयशंकर प्रसाद की, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की, चतुरसेन शास्त्री की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? आपको बताना है ये रसिया बालम किसकी कहानी है। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। 1912 में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की यह कहानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रेमचंद की हिंदी में रचित पहली कहानी कौन सी है?
पंच परमेश्वर, परीक्षा, संसार का अनमोल रतन और सौत। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रेमचंद की हिंदी में रचित पहली कहानी कौन सी है? सही उत्तर है इसका सौत। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि प्रेमचंद की हिंदी में रचित पहली कहानी सौत है, जो सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के कहानी संग्रह सप्त सरोज में शामिल कहानी कौन सी नहीं है? बड़े घर की बेटी, सौत, यह मेरा वतन है या नमक का दरोगा। इसमें से कौन सी कहानी सप्त सरोज में शामिल नहीं है? सप्त सरोज बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है प्रेमचंद का, क्योंकि यह इनका प्रथम कहानी संग्रह है हिंदी में। सही उत्तर है इसका यह मेरा वतन है। यह मेरा वतन है यह सप्त सरोज में सम्मिलित नहीं है, सोजे वतन में संग्रहित है। 1908 में जो सोजे वतन इनका कहानी संग्रह था, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, तो यह मेरा वतन है कहानी, यह सोजे वतन में संग्रहित है। बाकी बड़े घर की बेटी, सौत और नमक का दरोगा जो है सप्त सरोज नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेमचंद की कौन सी कहानी आदर्शवादी है? ऑप्शन में है बूढ़ी काकी, गृहदाह, कजाकी और सज्जनता का दंड। प्रेमचंद की कहानियों के 3 सोपान देखने को मिलते हैं। प्रथम सोपान जो है आदर्शवादी कहानियों का है, दूसरा सोपान जो है यथार्थवादी कहानियों का आता है, और तीसरा सोपान जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियों का आता है। तो आपको बताना है कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी इसमें से आदर्शवादी है। सही उत्तर है सज्जनता का दंड। सज्जनता का दंड जो है यह आदर्शवादी कहानी है, और बूढ़ी काकी, गृहदाह, कजाकी ये सभी यथार्थवादी कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मानसरोवर भाग 8 में संग्रहित है? नमक का दरोगा, कजाकी, शतरंज के खिलाड़ी और 2 बैलों की कथा। प्रेमचंद की कहानियों को मानसरोवर के नाम से 8 भागों में प्रकाशित किया गया था, और आपको बताना है कि भाग 8 में इसमें से कौन सी कहानी संग्रहित है। सही उत्तर की बात करें तो वह कहानी है नमक का दरोगा। यह भाग 8 में संग्रहित है। 1950 ईस्वी में इसका भाग 8 प्रकाशित हुआ था मानसरोवर का, तो ये उसमें संग्रहित है। कजाकी की बात करें तो यह मानसरोवर भाग 5 में संग्रहित है। वहीं 2 बैलों की कथा मानसरोवर भाग 2 में है, और शतरंज के खिलाड़ी जो है वह मानसरोवर के भाग 3 में संग्रहित है। तो इस तरह से भी आप लोगों को प्रश्नों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रश्न डीपली बनेंगे तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कुल कहानियाँ कितनी मानी जाती हैं? 69, 72, 67 या 70? जयशंकर प्रसाद की कुल कहानियाँ कितनी मानी जाती हैं? सही उत्तर है 69। डॉक्टर नगेंद्र भी 69 ही मानते हैं। बात करें डॉक्टर नामवर सिंह की, तो यह 72 मानते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या को, और 67 मानते हैं कमल किशोर गोयंका। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920, 1928, 1929 या 1930? जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप कब प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर है इसका 1929 में। आकाशदीप जो है 1929 में प्रकाशित हुई थी। यह एक कहानी संग्रह भी है, जिसमें चूड़ीवाला, भिखारिन, ममता, अपराधी इत्यादि कुल मिलाकर कुल 19 कहानियाँ इसमें संग्रहित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुदर्शन की प्रथम कहानी हार की जीत का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये तो सभी ने पढ़ी होगी। यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। 1919 में प्रकाशित हुई थी, या 1920 में, या 1921 में, या 1922 में? कब प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर है 1920 में यह प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसका भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, अष्टावक्र के नाम से कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार कौन हैं? सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, पांडेय बेचन शर्मा उग्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? कौन से कवि जो हैं अष्टावक्र के नाम से कहानियाँ लिखते थे? सही उत्तर है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। यह अष्टावक्र के नाम से भी कहानियाँ लिखते थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, किस कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार द्वारा 1925 में जब्त कर लिया गया था? सोजे वतन को, चिंगारियां को, चॉकलेट को या जब सारा आलम सोता है? किस कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार द्वारा 1925 में जब्त कर लिया गया था? सही उत्तर है इसका चिंगारियां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की प्रथम कहानी कौन सी है? दो बांके, उलझने, मोर्चाबंदी या बिहारिन? भगवती चरण वर्मा की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर है इसका बिहारिन। इनकी प्रथम कहानी है 1925 में प्रकाशित हुई थी, बिहारिन। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1931, 32 या 33? प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा कब प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर है इसका 1931 में यह प्रकाशित हुई थी। तो यह रहा आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।